Dear students, myself Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry at SPC Government College, Ajmer. I am teaching to the students of BSc Part 3rd, Paper 1, Inorganic Chemistry, and yesterday I have started the topic Metal Ligand Bonding in Transition Metal Complexes. बच्चों कल हमने पढ़ी थी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CFT। ये सिद्धांत सबसे पहले प्रपोज किया हैंस पैथे नाम के साइंटिस्ट ने इन 1929। अब अगर हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझना है तो सबसे पहले हमें डी कक्षकों का आकार और उसका अभिविन्यास अच्छे से समझना है। आप सभी को पता है कि डी कक्षक 5 होते हैं। उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में आती है dx2-y2 ऑर्बिटल और dz2 ऑर्बिटल, और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में आती है dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल। इन दोनों सेट में जो बेसिक अंतर वो ये है कि EG सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब हमेशा अक्षों के ऊपर होते हैं, मीन्स दीज ऑर्बिटल्स आर हैविंग देयर लोब्स अलोंग द एक्सिस, जबकि T2G जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब अक्षों के बीच में होते हैं, मीन्स द लोब्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। इसको समझने के लिए अपन ऐसा करते हैं, एक डायग्राम लेते हैं dx2-y2 ऑर्बिटल का। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो लोब हैं वो x और y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना, और जो दूसरी, इसलिए ये ऑर्बिटल क्या हो गई dx2-y2 ऑर्बिटल। दूसरी जो EG ऑर्बिटल है वो है dz2 ऑर्बिटल। इसका लोब कौन सी एक्सिस पे है? z एक्सिस पे है। आप इस dz2 ऑर्बिटल को अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मानिए कि आपका पेपर है ना, तो पेपर का प्लेन क्या हुआ? x और y प्लेन हुआ, और पेपर के ऊपर जो एक्सिस है वो आपकी z एक्सिस है, और उसके ऊपर लोब प्लस साइन वाला रखा है, राइट। यानी EG जो सेट है वो dx2-y2 और dz2 ऑर्बिटल से बना है, और इनके जो लोब होते हैं वो अक्षों के ऊपर होते हैं। अब हम आते हैं T2G सेट पे। यहाँ पर मैंने केवल एक ऑर्बिटल का डायग्राम दिया है और वो है dxy ऑर्बिटल, राइट। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल के लोब हैं वो अक्षों के बीच में है, अक्षों के ऊपर नहीं है। कहाँ है? अक्षों के बीच में है, राइट। अब अगर मैं सपोज आपको कहूँ कि बच्चों dyz ऑर्बिटल बनाओ, तो कैसे बनाओगे? पहले y एक्सिस खींचोगे, फिर आप z एक्सिस खींचोगे, फिर उन दोनों के बीच में लूप्स बना दोगे, है ना। और अगर हमें dzx ऑर्बिटल बनानी है तो हम x और z एक्सिस खींच के उनके बीच में लूप बनाएंगे। यानी T2G सेट ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो लूप होते हैं वो अक्षों के बीच में होते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे E और G का मतलब और T का मतलब भी देख लेते हैं। E का मतलब होता है डबली डिजेनरेट, यानी जब 2 कक्षों की ऊर्जा समान होती है तो वो कहलाता है डबली डिजेनरेट, राइट। E मीन्स 2, इट स्टैंड्स फॉर 2, डबली डिजेनरेट, है ना। T स्टैंड्स फॉर 3, यानी जब 3 कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो हम उसे कहते हैं ट्रिपली डिजेनरेट T या 3 समभ्रंश। G का मतलब होता है जीरेट यानी सम, और U का मतलब होता है अनजीरेट यानी कि असम। इसको समझने के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप इस स्लाइड में देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आपको s ऑर्बिटल बनाई है। s ऑर्बिटल को ध्यान से देखिए कि बीच में तो क्या है, एक डॉट लगाया है मैंने, और चारों तरफ क्या लगा रखा है? प्लस साइन लगा रखे हैं। अब इस डॉट के बिल्कुल ऊपर सपोज जैसे मैंने एक चौक रख दी है ना, तो वो क्या कहलाएगी? इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी केंद्र की सममिति, है ना। अब आप इस चौक के थ्रू इस गोल ऑर्बिटल को घुमाइए 180 डिग्री के कोण पे, यानी जब आप 180 डिग्री के कोण पे घुमाएंगे तो सीधे हाथ वाली चीज उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ वाली चीज सीधे हाथ की तरफ जाएगी, है ना। तो आप देखोगे कि ये अपना साइन नहीं बदलती है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल क्या है? जीरेट है। यहाँ पर बच्चों एक बात और बता दूं कि अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, ये प्लस साइन क्या है? आवेश है। ये कोई आवेश नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। ये कोणीय तरंग फलन का साइन होता है। अब आप p ऑर्बिटल पे आइए। p ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, एक पे प्लस साइन होता है और एक पे माइनस होता है। अब जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सेंटर पॉइंट, वहां पर आप एक चौक रखिए,
यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई इसकी। अब आप अगेन इसको 180 डिग्री से रोटेट करिए, यानी अगेन सीधे हाथ वाली चीज उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ वाली चीज सीधे हाथ की तरफ आएगी। तो आप देखेंगे कि प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब इसका साइन बदल गया और यही कारण है कि p ऑर्बिटल क्या होती है, अंजीरे। अब d ऑर्बिटल को देखने के लिए आप वापस पहली स्लाइड पर आइएगा। देखो आप ध्यान से, बिल्कुल सेंटर में अगर आप इसमें एक एक्स वो रख रहे हो चौक, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, 180 से रोटेट करो, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, क्या देखोगे, प्लस की जगह हमेशा प्लस रहेगा और माइनस की जगह हमेशा माइनस। इसका मतलब सारे के सारे डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, जीरेड। इसीलिए तो हम इनके नीचे क्या लगाते हैं, जी। जी स्टैंड्स फॉर जीरेड। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, 3 होते हैं T2G और 2 होते हैं EG। EG के लोब अक्षों के ऊपर होते हैं और T2G के लोब अक्षों के बीच में होते हैं। राइट, अब आप आइए कि हेंस बेथे ने इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों दिया। क्योंकि हेंस बेथे क्या कर रहे थे, आयनिक क्रिस्टल पे अपना काम कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें जो धनायन प्रेजेंट है, उसमें जो ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स की जो संभ्रंशता होती है, यानी उनकी जो डिजेनरेसी होती है, क्या उनको घेरने वाले ऋणायन जो कि एक क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा क्या वो प्रभावित होती है या नहीं। यानी कि किसी भी धनायन को जब ऋणायन घेरता है तो वो एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको उन्होंने क्या कहा, क्रिस्टल क्षेत्र। तो इस क्रिस्टल क्षेत्र के प्रभाव की वजह से क्या धातु आयन के डी कक्षक संभ्रंश रहते हैं, समान ऊर्जा के रहते हैं, या उनका विपाटन हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम दिया उन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो ये थी हेंस बेथे की जो बेसिक असम्पशन थी, वो अब हम पढ़ेंगे। तो हेंस बेथे ने क्या कहा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को क्या मानती है, आयनिक मानती है ना। यानी हेंस बेथे के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच एक विद्युत आकर्षण होता है, उनके बीच में कोई अतिव्यापन नहीं होता है, यानी धातु लिगेंड बंध की प्रकृति 100% आयनिक होती है। दूसरी जो मेन अजम्पशन थी जो CFT ने करी थी वो ये थी कि उन्होंने लिगेंड को या तो पॉइंट चार्ज माना या फिर पॉइंट डाइपोल माना। आप डायग्राम में ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मैंने फ्लोराइड का डायग्राम दिया है, यानी ये एक ऋणावेश है और इस ऋणावेश को हमने क्या बोला है, पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश। लेकिन अगर आप वाटर लोगे तो वाटर तो उदासीन अणु है ना, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है तो ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये ऑक्सीजन वाली साइड से किसकी तरफ जाएगा, मेटल की तरफ जाएगा। तो ये एक हो गया पॉइंट डाइपोल, यानी बिंदु द्विध्रुव। ठीक है, तो हमने 2 बातें पढ़ी कि इन्होंने मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को क्या कहा, 100% आयनिक कहा, और लिगेंड को इन्होंने पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल माना। और इस तरह से जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड या उदासीन लिगेंड है और पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, उसके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण पाया जाता है, यानी हम क्या कहेंगे कि जो बंध की प्रकृति होती है वो क्या है, आयनिक है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अगला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, उन्होंने ये देखा कि जो डिफरेंट मेटल ऑर्बिटल्स होती हैं वो किस तरह से उनका विपाटन होगा, किस तरह से उनकी स्प्लिटिंग होती है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री कैसी है। ओके, तो इसलिए हम अलग अलग ज्योमेट्री को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक्स, वाई और जेड एक्सिस बना लीजिए। इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मेटल लाइन बना लो, दिख रहा है ना डायग्राम में। अब आप क्या करो, 2 लिगेंड एक्स पे, 2 लिगेंड वाई पे और 2 लिगेंड क्या करो, जेड पे लगा दो। राइट, अब एक्स और वाई एक्सिस की लिगेंड को जब आप डॉटेड लाइन से जोड़ोगे तो आपको एक स्क्वायर बनेगा। बनाना देखो ध्यान से, बना। अब आप क्या करो कि इन चारों कोनों के लिगेंड को जेड एक्सिस की लिगेंड से डॉटेड लाइन से जोड़ो। आप क्या नोट करोगे, 4 फलक बन गए हैं ऊपर की तरफ, बन गए ना। इसी तरह से नीचे वाले लिगेंड को भी 4 कॉर्नर वाले लिगेंड से डॉटेड लाइन से जोड़ो। अगेन आप क्या देख रहे हो कि 4 फलक बन गए, है ना। तो आप ध्यान से सुनो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो धातु है, मेटल है, उसकी समन्वय संख्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है,
यानी वो 6 लिगेंड से घिरा है, लेकिन उसके जो फलक होते हैं, वो फेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। क्लियर है? बोलो। जब हम टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे तब आप देखना उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, और उसके फेजेस भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर है? बोलो। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। तो आप ये देखिए कि अगर मुझे कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? मेटल लूंगी, है ना, और मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड लाऊंगी, एक एक्स से, एक वाई से, एक जेड से, एक माइनस एक्स से, एक माइनस वाई से और माइनस जेड से। क्लियर है? बोलो। तो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, है ना। सपोज इमेजिन करो कि अगर मैं सपोज मेटल है, बीच में सेंटर में रख लिया, कोई फुटबॉल ले ली, उसके बिल्कुल सेंटर में मेटल है ना, और उसकी जो सरफेस है उसके चारों तरफ लिगेंड ले लिए। तो जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा बताओ? कि मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी ना। तो सारी की सारी मेटल डी ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन उनकी स्प्लिटिंग अभी भी नहीं होगी। यानी अगर लिगेंड गोलाकार क्षेत्र में आ रहे हैं तो डी कक्षकों की ऊर्जा तो बढ़ जाती है, लेकिन उनका विपाटन नहीं होता, राइट। लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखें तो अब ध्यान से सुनना बात को, कि हमारे लिगेंड गोलाकार नहीं आ रहे हैं, बल्कि कहाँ से आ रहे हैं? एक्स, वाई और जेड एक्सिस से आ रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये लिगेंड उन ऑर्बिटल से ज़्यादा टकराएंगे जिनके लोब अक्षों के ऊपर हो। क्लियर है? बोलो, है ना। इसका मतलब आपको मालूम है कि जो ऑर्बिटल्स जिनके लोब अक्षों के ऊपर है वो कौन सी ऑर्बिटल है भाई? ईजी ऑर्बिटल है ना। तो ये ईजी ऑर्बिटल से टकराएंगे, है ना। तो उनकी अगर टक्कर होगी, उनका आपस में इंट्रैक्शन होगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ईजी वाले की, और T2G की एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए आप? T2G की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है? बोलो। तो जरा देखो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा आप। नेक्स्ट स्लाइड को आप ध्यान से देखिए। तो मैंने इसमें बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में डायग्राम बनाया है। सबसे पहला ब्लॉक आप देखोगे तो उसमें 5 डी कक्षक हैं फ्री मेटल आयन के, T2G और EG। उनकी सबकी ऊर्जा समान है, इसलिए मैंने लिखा डीजेनरेट समभ्रंश। दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल बनाई है, लेकिन ये मानते हुए कि लिगेंड स्फेरिकल फील्ड में आ रहे हैं। तो जब लिगेंड स्फेरिकल फील्ड में आते हैं तो क्योंकि ऑर्बिटल्स प्रतिकर्षित होती है, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी देखिए उनका विपाटन नहीं हुआ है। लेकिन जब हम अष्टफल के क्षेत्र में आते हैं तो आपको पता है कि EG कक्षक कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, जिसके लोब कहाँ हैं? एक्स और वाई एक्सिस पे, और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जिसके लोब कहाँ हैं? जेड एक्सिस पे। वो सीधे सीधे लिगेंड से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ गई और वो हायर एनर्जी के हो गए। लेकिन जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, है ना। ये इनके लोब अक्षों के बीच में है, ये लिगेंड से सीधा नहीं टकराते, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है। तो यानी हम यहाँ पे ये देखेंगे, एक होता है लॉ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। लॉ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना, जब भी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। या हम कह सकते हैं कि T2G कक्षकों का जितना स्थायित्व होगा उतना ही EG कक्षकों का अस्थायित्व होगा। क्लियर है? बोलो। यानी अगर T2G की ऊर्जा में कमी आ रही है तो EG की ऊर्जा में वृद्धि होगी, राइट। यहाँ पर डे लो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE, है ना। अक्सर बच्चे इसको किससे कंफ्यूज कर लेते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना, वो भी एक टर्म है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम किस रेफरेंस में करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, है ना। फिलहाल हम इसको यहाँ क्या कह रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आप वापस पुरानी स्लाइड पे आइए बैक। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जब स्प्लिटिंग होगी तो EG की तो एनर्जी बढ़ गई और T2G की एनर्जी कम हो गई। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को T2G कक्षक में डालेंगे तो एनर्जी क्या होगी? कम हो गई, और जब एनर्जी कम हो गई यानी एनर्जी निकली, तो हम साइन कौन सा लगाते हैं? माइनस, है ना। और ऊपर आप देखो जब इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा तो एनर्जी बल्कि देनी पड़ेगी, तो हमने साइन क्या लगाया? प्लस लगाया, है ना। अब इसकी कैलकुलेशन समझाती हूँ आपको। देखो कैलकुलेशन कैसे की। कुल हमारे डी कक्षक हैं 5, है ना। इन 5 में से 2 कक्षक गए ऊपर,
2 Eg कक्षक ऊपर गए, तो नीचे वाली साइड में मैंने क्या लिखा, -2/5 डेल ओ। देखा आपको, -2/5 डेल ओ, यानी 2 कक्षक ऊपर गए और कुल कक्षक कितने, 5। कितने के बराबर हो गया ये, -0.4 डेल ओ के बराबर। क्लियर है, बोलो, है ना। और ये जो -0.4 डेल ओ है ये बराबर हो गया -4 tan dq के बराबर। क्लियर है। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लो पहले कि T2G और Eg है उसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसको हम कहते हैं डेल ओ, राइट, और ये होता है tan dq के बराबर, है ना। तो यहाँ पर डेल ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। जब हम चतुष्फलकीय पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल तो हम लगाएंगे डेल टी, राइट। और ये जो कन्वर्जन है वो डेल ओ क्या है, tan dq के बराबर है। जनरली हम जो भी इंडियंस बुक्स पढ़ते हैं उसमें हम डेल ओ की टर्म में पढ़ते हैं, लेकिन जो फॉरेन ऑथर्स बुक्स हैं आप जो भी पढ़ेंगे उसमें जो भी वैल्यूज़ दी हैं वो डी क्यू की टर्म में दी हुई है। ओके, अब ऊपर वाली कैलकुलेशन देखो, ऊपर वाली साइड में नीचे ऑर्बिटल कितनी गई, 3, तो मैंने लिख दिया +3, टोटल ऑर्बिटल 5, यानी +3/5 डेल ओ, कितना हो गया, +0.6 डेल ओ, यानी कितने डी क्यू के बराबर, +6 डी क्यू के बराबर हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन नीचे डालते हैं तो -0.4 डेल ओ के बराबर ऊर्जा निकलती है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऊपर डालते हैं तो +0.6 डेल ओ के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है भाई, मैं समझती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज ज़रूर कराऊंगी। हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी दी हैंस बेथे नाम के साइंटिस्ट ने दी, है ना। हमने डी कक्षकों की आकृति पढ़ी, डी कक्षक 5 होते हैं, एक सेट होता है T2G का, दूसरा Eg का। Eg में आते हैं dx² ऑर्बिटल और dz² ऑर्बिटल, इनके लोब अक्षों के ऊपर होते हैं। दूसरा सेट होता है T2G, इनके लोब अक्षों के बीच में होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz और dzx होती है ना। यहाँ पे E का मतलब होता है डबली डिजेनरेट, T का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट। जब 3 कक्षकों की ऊर्जा समान हो तो हम T लगाते हैं। G का मतलब होता है जीरेट यानी सममित, और U का मतलब होता है अनजीरेट। ठीक है भाई, और फिर हमने पढ़ी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। हमने ये देखा कि जब लिगेंड अष्टफलकीय तरीके से जब धातु की तरफ बढ़ते हैं तो वो Eg कक्षकों से टकराते हैं, और इस वजह से Eg कक्षकों की ऊर्जा तो बढ़ जाती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है ना। और ये जो ऊर्जा का अंतर है वो कहलाता है डेल ओ, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है, जो कि tan dq के बराबर होता है। dq यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स होते हैं।